10th क्लास आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, आज मैं आपके साथ कुछ MCQs डिस्कस करूंगा जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो 10th बेस पर होते हैं उसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके NTSC के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्प रहेगी इसकी, आपके सिलेबस के लिए तो रहेगी ही। ओके, तो मेरे पास ये वर्कशीट है, आपको ये वर्कशीट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ में आपको क्वेश्चन विजिबल रहेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, देयर इज़ no flow of current between two charged bodies when connected because they have same। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि there is no flow of current between two charged bodies। हमारे पास दो चार्ज बॉडीज़ हैं, मान लीजिए कि एक बॉडी है इस तरह से, एक बॉडी इस तरह से है, दोनों के पास कुछ ना कुछ चार्ज है और हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों को जब हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है, अगर इसके पास ज़्यादा चार्ज है और इसके पास कम चार्ज है, मान लेते हैं इसके पास है 10 कूलम और इसके पास है 5 कूलम, तो करंट किधर से किधर जाएगा, मान लो ये है A ये है B, तो करंट जाएगा A to B। ठीक है, तो इसने कहा है कि लेकिन दोनों में करंट चल नहीं रहा, तो हम मान लेते हैं कि इसका चार्ज ही Q है और इसका चार्ज भी Q है। ओके, Q कूलम इसका चार्ज है, तो Q1 Q2 मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब इसने कहा है कि फ्लो ऑफ करंट नहीं है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उन दोनों के पास क्या सेम है। ठीक है, तो करंट क्यों नहीं चल रहा, उनके पास ऐसा क्या सेम है कि करंट नहीं चल रहा, तो इसका आंसर आएगा दोनों के पास चार्ज सेम है, दे हैव सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज। हमें सबसे पहले लगता है कि यही आंसर होगा। ओके, दूसरे ऑप्शन एक बार नज़र मारते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है इसका वो है दे हैव सेम पोटेंशियल। थर्ड है सेम कैपेसिटी, कैपेसिटी यहाँ पर कैपेसिटर से रिलेटेड है कि उनकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। और जो इसका डी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, वो कहा है रेशियो ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज उनका रेशियो सेम है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो अपने माइंड में आता है वो आता है ए ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन ए सही नहीं होता। ठीक है, देखिए क्यों नहीं होता, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अब इसको जो हमने वीडियोस में किया था पहले, उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो पोटेंशियल है वो क्या करवाता है, फ्लो करवाता है। ठीक है, उसका चार्ज की क्वांटिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता। इसका हमने एग्जांपल लिया था, हमने पोटेंशियल को जो है वाटर के एग्जांपल से समझा था। ठीक है, जैसे हमारे पास दो टैंक हैं, तो मान लेते हैं कि एक टैंक है इस तरह से और एक टैंक है इस तरह से। ठीक है, तो इसके अंदर भी मान लीजिए है 10 लीटर और इसके अंदर भी है 10 लीटर, और मैंने ऐसे पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो बताओ फ्लो किस तरफ होगा, कहीं नहीं होगा, या फिर A to B होगा। तो आंसर है A to B होगा, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है और उसके पास पोटेंशियल कम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोटेंशियल। ठीक है, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि दोनों के पास चार्ज सेम है, चार्ज सेम है तो फ्लो होगा ही नहीं, लेकिन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्लो होगा या नहीं। ठीक है, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, अदरवाइज होगा। इज दिस ओके? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो आपकी स्क्रीन पर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम बोलते हैं EMF, और EMF किसका नाम था, वोल्टेज का। EMF वोल्टेज का ही नाम था। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन है हमारे पास फोर्स, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज और करंट। तो वोल्टेज तो ऑप्शन ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन है इसमें फोर्स, सेकंड ऑप्शन इज एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास इसमें एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो है करंट। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से, तो हमें वोल्टेज देखना है, तो हमने वोल्टेज का फॉर्मूला सीखा था V = W/Q, याद है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, और वर्क डन है वहाँ पर एनर्जी है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इज दिस ओके? ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यूनिट ऑफ EMF ऑफ ए सेल। EMF की यूनिट क्या होती है, तो इसका आंसर वोल्टेज आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा, इसका B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। तो फ्यूज वायर जो होती है वो टिन और लेड के एलॉय की बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, kWh किसकी यूनिट है, तो किलोवाट देखते ही सबसे पहले बच्चे कर देते हैं पावर, जो कि आंसर गलत है। किलोवाट आवर इज द
कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर आएगा एनर्जी, इसका बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये थे आपके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन। एक बार आपको इसमें से कोई डाउट है तो देखिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर, वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन। हमारे पास क्या है, इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, पॉजिटिव से नेगेटिव निकलता था। तो हमने क्या किया, वर्क किया, एक चार्ज को चलाया हमने, एक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। तो पहला ऑप्शन है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कि चार्ज की वैल्यू कितनी है। दूसरा इसका ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका मास ऑफ पार्टिकल एंड लास्ट पॉइंट है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अगर हम चार्ज को चलाते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम चलाते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसका सोचो एक बार क्या हो सकता है। वर्क डन किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, तो आंसर है मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पार्टिकल के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था KQ/R²। ओके, ठीक है जी। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें होता था हमारे पास, वर्क डन यानी एनर्जी, तो वर्क आता था इसमें KQ/R। तो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। आप कहोगे कि सर ये तो पोटेंशियल डिफरेंस पे भी नहीं कर रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो पोटेंशियल का होता तो वर्क उसमें आ ही गया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी कि वो पार्टिकल के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इज दिस ओके? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मटेरियल विच अलाउ लार्जर करंट फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशनली हम क्या लेते हैं, तो डायरेक्ट हम लेते हैं फ्लो किस तरफ लेते हैं, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस इन एयर विल बी। तो उनका डिस्टेंस हमें फिक्स दे रखा है और इसने कहा है कि आपको बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का रेशियो। तो देखिए उसको कैसे करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इज इक्वल्स टू जी m1m2/r²। तो F इज इक्वल्स टू जी m1m2/r² या d² भी कह सकते हो। ये था फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का था K(Q1Q2)/r²। ठीक है, आपसे पूछा गया है इन दोनों का रेशियो। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा, तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। ओके, Q1 की वैल्यू, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें गिवन है 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19। Q2 भी इतना ही होगा, K(Q1Q2)/r²। अब देखो R तो दोनों के अंदर सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो R से R तो कट जाएगा। डिवाइड में G की वैल्यू थी 6.6 × 10⁻⁻11। ये थी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है। इनटू m1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.3, क्वेश्चन के अंदर हाँ 9.1 गिवन है तो वही ले लेते हैं। 9.1 × 10⁻31, जी हाँ -31 इंटू 9.1 × 10⁻31। ठीक है, इस चीज़ को आप सोल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन सभी 42, 24, -42 और -24 है। तो माइनस का ऑप्शन तो मुझे लगता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होता है, ग्रेविटेशन कम होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर है, तो माइनस वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। तो आंसर आपका आएगा तो 10⁻42 या 10⁻24, यानी ए और सी में से कोई ऑप्शन है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं। चलिए देखिए ना, 11 ऊपर जाएगा तो 10⁻9 + 11 -19 -38 और +62। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 9 और 11 20, और यहाँ पर आएगा माइनस का 18, तो 62 - 18 ये आएगा लगभग 62 - 20 कर देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 42 यानी कि 44 की पावर आएगी।
तो जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 की पावर 44 के आसपास बचेगी, और 9, 6.6 इन सबको सॉल्व करेंगे तो 2 पावर कम हो जाएगी, तो 10 की पावर 42 वाला आंसर ज़्यादा सही है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। इज दिस ओके? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर ध्यान से देखना। आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। दिस इज़ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी। तो आपको सर्किट है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आपको बताना है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। तो चलिए एक बार इसको कर लेते हैं। ठीक है, मैं फिर से बना देता हूँ सर्किट को। हमारे पास इस तरह से एक बैटरी गिवन है, और यहाँ पर हमारे पास 2 रजिस्टर है, एक है 100 और एक है 200। ये दोनों सीरीज़ में है, बिल्कुल सीरीज़ में है। तो आपको मतलब कुल मिला के बताना है कि इसके पास कितनी वोल्टेज है। ठीक है, और हमारे पास टोटल बैटरी की वैल्यू है 12 वोल्ट। तो दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, ये तो गिवन ही है। करंट ऐसे चलेगा। आपको पता है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर का वैसे तो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका रजिस्टर इतना ज़्यादा है कि इसमें से तो करंट पास ही नहीं होगा, यानी कि सारा का सारा करंट इसमें से ही निकलेगा। तो वी कैन से दीज आर इन सीरीज़। तो बताओ सीरीज़ के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है? R1 + R2 कितना आएगा? 300 ओम, यही आएगा। ठीक है जी। अच्छा, करंट कितना आएगा? तो I = V/R। V कितना है? 12, 12/300, 12/300। आप इसको सोल्व कीजिए, ये कटेगा पहले 3 पर, तो 1/25 आ रहा है। तो I की वैल्यू आई 1/25 एम्पियर। अब हमें पता है सीरीज़ में करंट सेम होता है। ठीक है, तो इसको करंट कितना मिला होगा? 1/25। तो इसके लिए V की वैल्यू निकालनी है। अगर I की वैल्यू 1/25 है एम्पियर और R की वैल्यू है 100 ओम, तो ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ओम्स लॉ लगाते हैं, V = IR, एंड I की वैल्यू लगाइए 1/25 × 100। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आया? 4 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग दिखाएगा? 4 वोल्ट दिखाएगा। ऑप्शन है यस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। इज दिस ओके? चलिए जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा है इफ़ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड एंड इट्स क्रॉस सेक्शन ऑल्सो डबल देन द रेजिस्टेंस विल। हमने इसने क्या कहा है कि लेंथ को हमने कितना कर दिया? डबल कर दिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी हमने डबल कर दिया, इसने कहा है। ठीक है, तो आपको होता है ना रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? R = ρL/A। ठीक है, दूसरी बार क्या हो जाएगा? ρ2L/2A कट गया, तो ρL/A ही आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा नो चेंज। ठीक है, इसको देखो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। इसने कहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी डबल कर दिया। कई बार बच्चे इसमें क्या सोचते हैं कि फटाफट से देखा लेंथ को डबल किया है तो एरिया को तो हाफ ही किया होगा, क्योंकि स्ट्रेच तो इसमें वर्ड है ही नहीं ना। अगर स्ट्रेच वर्ड होता तो इसका आंसर 4 टाइम्स आ जाता। इज दिस ओके? तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता था? रेजिस्टिविटी ही होता था। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हम सीख चुके हैं, वो थी ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इट इज स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट दे दिया। ठीक है, 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी एक इलेक्ट्रॉन पे, तो जितनी एनर्जी उसको मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो आपको इस चीज़ की एक बार वैल्यू भी याद रख लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। हाँ, ये वैल्यू वही है कूलम की, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। कूलम है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका मतलब एनर्जी की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ ए मैन हैज़ 5 रजिस्टर ईच ऑफ वैल्यू 1/5। तो एक मैन है, उसके पास 5 रजिस्टर है और हर एक की वैल्यू 1/5 है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस उससे कितना मिल सकता है? तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हम सीरीज़ यूज़ करते हैं, और मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए हम पैरेलल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 5 रेजिस्टेंस 1/5 के, तो R1
और R2 सबकी वैल्यू सेम है 1/5। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? तो R मैक्स आ जाएगा NR। ये फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है, सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता था? RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, और सबकी वैल्यू सेम है तो RS की वैल्यू आती थी NR। उसी तरह से अगर सबकी वैल्यू सेम है तो RP की वैल्यू आती थी R/N। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और अगर सबकी वैल्यू सेम है तो हमारे पास RS और RP का रेशियो आता था n²। तो n है हमारे पास 5 इंटू 1/5, तो इससे मैक्सिमम हम 1 ओम निकाल सकते हैं। और मिनिमम कितना आएगा? अगर मिनिमम निकालना होता तो इस क्वेश्चन में तो आता R/N। तो 1/5/5 दैट इज़ 1/25 ओम। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वही है, इन द अबव क्वेश्चन द मिनिमम रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/25 दैट इज डी। इज दिस ओके? ठीक है जी। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट इज टू बी लेफ्ट अनचेंज इवन दो द चार्ज ऑन वन बॉक्स इज हाफ कीपिंग द अदर सेम द ओरिजिनल डिस्टेंस सेपरेशन शुड बी। इसने क्या कहा है कि हमारे पास ऐसे दो बॉक्स हैं। ठीक है, पहले वाले के पास हम मान लेते हैं चार्ज है Q1, दूसरे वाले के पास चार्ज है Q2। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल लगाएंगे। तो इसने कहा है कि अगर वो फोर्स चेंज नहीं होता, आपको पता है कि अगर हम डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज होगा। ठीक है, तो शुरू में इन्होंने कहा कि इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं D। अब बाद में इन्होंने क्या किया, फोर्स सेम रहा, इस डिस्टेंस को उन्होंने चेंज कर दिया, लेट्स से x। ठीक है, इन्होंने डिस्टेंस को क्या किया, x कर दिया। और ना ही इन्होंने चार्ज को चेंज, हाँ इन्होंने कहा एक चार्ज को तो उन्होंने कर दिया हाफ, दूसरे वाले को उन्होंने छेड़ा भी नहीं। ठीक है, तो अगर चार्ज को हाफ किया है तो इसको भी कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर भी फोर्स के ऊपर फर्क पड़ेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल्स टू KQ1 Q2/d²। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला यही था ना। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि आपको x की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है जी, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। हमें इसमें करना क्या होगा, हम दोनों का फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स इन केस 1 तो आएगा KQ1 Q2/d², और केस फोर्स इन केस 2 वो आएगा K तो कांस्टेंट है, वैल्यू सेम रहेगी। Q1 की जगह आ जाएगा Q1/2, Q2 को उन्होंने चेंज नहीं किया, बाय x², यही आएगा। ठीक है, अब इसने कहा है कि F1 इज इक्वल्स टू F2 है। फोर्स तो दोनों के सेम है। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल रख दो, KQ1 Q2/2x² इज इक्वल्स टू KQ1 Q2/d²। ठीक है, Q1 Q2 K से Q1 Q2 K कट गया, 2x² इज इक्वल्स टू d²। तो x की वैल्यू क्या आई, d/√2। ओके, तो d/√2 यस, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है, पता लगा कैसे किया? तो इसने देखो क्या कहा था, इसने कहा था कि दोनों के दोनों फोर्स सेम हैं। ठीक है, चार्ज को इसने क्या किया था, हाफ कर दिया था, लेकिन फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब डिस्टेंस को भी उसने कम किया होगा। तो डिस्टेंस कितना कम हुआ, √2 टाइम्स कम हुआ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है द सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था फोर्स बाय चार्ज। ठीक है, तो इसकी यूनिट हुई न्यूटन पर कूलम। ठीक है, देखते हैं हमारे पास ऑप्शन है, यस सी ऑप्शन इसका सही है। ओके, नेक्स्ट है 1 वोल्ट कितना होता है? 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है? 1 जूल पर कूलम। याद कीजिए वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल्स टू W/Q। ओके, तो W की वैल्यू 1 रखनी है, चार्ज की वैल्यू भी 1 रखिए, तो V की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स यील्ड मिनिमम करंट। आपको बताना सबसे कम करंट किस में होगा? तो कम करंट होता है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ओके, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू IR है।
तो वोल्टेज हम कांस्टेंट रख लेते हैं, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर, यानी कि I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, और अगर करंट कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, तो इसने 3 केस दिए हैं, ये आपके सामने हैं तीनों केस, तो आपको तीनों का रेजिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट केस जो है एग्जाम्पल नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 1 है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, शुरू के 2 हैं पैरेलल में और बाद वाला है सीरीज़ में, तो 2 और 2 का पैरेलल हो जाएगा 1, तो पहले वाले का आएगा 3 ओम और लास्ट वाले का आएगा 2/3। तो लास्ट वाला तो देखो पैरेलल में है, वो तो मिनिमम आएगा ही। उसके बाद नेक्स्ट है 2 और 2 4, और 4 का 2 के साथ आप पैरेलल निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/4 प्लस 1/2, इसको सीधा भी करेंगे बाद में, 4 1 प्लस 2, तो ये आएगा हमारे पास 4/3। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आया था 3 ओम। ठीक है, ऑप्शन ए के अंदर हमारे पास टोटल आया था 3 ओम, ऑप्शन बी के अंदर हमारे पास आ रहा है 4/3 ओम, ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास आएगा 4/3 ही आएगा अगेन, और डी के अंदर आएगा हमारे पास 2/3। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर करंट सबसे कम चलेगा। ठीक है, इज दिस ओके, कोई डाउट? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन नेटवर्क द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। तो ये आज का 20th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इन द गिवन नेटवर्क द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। नेटवर्क आपके सामने फिर से बना देता हूँ, तो दिस इज़ 1 ओम, दिस इज़ 1 ओम, दिस इज़ 2 ओम, 2 ओम, और ये है ए, ये है बी। ए और बी का मतलब है कि यहाँ पर बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, कन्फ्यूज़न सारी की सारी दूर हो जाएगी आप शुरुआत में अगर बैटरी बनाना की आदत डाल लेंगे तो। ठीक है, फिर उसके बाद तो अंडरस्टूड हो जाता है कि हाँ बैटरी ही है यहाँ पर। तो हमें इसका ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो ये तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं कि ये दोनों तो पैरेलल में है और ये दोनों सीरीज़ में है। तो ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो आएगा 1 + 1 दैट इज़ 2 ओम। नीचे वालों को सोल्व करेंगे तो 2 और 2 पैरेलल में है, तो सोल्व कीजिए, इसको आएगा 1 ओम। ठीक है, बैटरी यहाँ पर लगी हुई थी ए और बी के बीच में, तो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। तो 2 और 1 का पैरेलल कितना होगा, तो इसका आंसर आएगा 2/3 ओम। ठीक है, तो 2/3 ओम, यस हमारा ऑप्शन है डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 1/RP होता था 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा R1 R2। ठीक है, और ऊपर आएगा R2 प्लस R1, ये वैल्यू आई 1/RP की। तो RP की वैल्यू कितनी आएगी, सीधा कर दो, RP आया R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइड में R1 प्लस R2। तो दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में निकालने का शॉर्टकट कह सकते हो आप इसको, कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, और 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 आएगा। ओके, तो इसका एक आधा क्वेश्चन और एक बार आप करके देख लीजिए। मुझे बताइए कि 3 ओम और 5 ओम ये दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों का टोटल कितना होगा। तो तरीका क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 15, दोनों को ऐड करो 8, ये इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आप बताना। एक है हमारे पास 4 ओम और एक है हमारे पास 6 ओम, बताओ इसका क्या आएगा, टेक योर टाइम। जी हाँ, इसका आंसर आपने क्या निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा 24 डिवाइड में इन दोनों को ऐड किया होगा, तो इसका आंसर आया 2.4 ओम। ठीक है, इस तरह से हम इनको निकालते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, थैंक यू।